नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है, और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर, और ये है आपका एक्सरसाइज नंबर, आरबीएसई बोर्ड में एक्सरसाइज नंबर 9 है और सीबीएसई बोर्ड में एक्सरसाइज आपकी 7 है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड के लिए 9.2 एक्सरसाइज और सीबीएसई बोर्ड के लिए 7.2 एक्सरसाइज का बेस। और जो आपका किस पर बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है डिवीजन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र पर। और क्या होता है डिवीजन फॉर्मूला या क्या होता है विभाजन सूत्र, तो देखिए एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम है x1, y1, ठीक है। और बी बिंदु के निर्देशांक मैंने दे दिया आपको x2, y2। मेरे कहने का मतलब है कि दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक आपको पता है। ठीक, दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट हमें प्राप्त होता है, एक रेखाखंड या एक रेखा हमें प्राप्त होती है। लाइन सेगमेंट रेखाखंड हमें प्राप्त होता है। ए बी रेखाखंड हो गया, बहुत अच्छा। इस लाइन को, इस रेखा को हमें डिवाइड करना है या इसका हमें डिवीजन करना है। डिवीजन का मतलब आप जानते हो, उसको पार्ट्स में तोड़ना है हमें। तो देखिए मैंने कोई पॉइंट, अच्छा पार्ट्स में आप कितने टाइप से इसको तोड़ सकते हो या विभाजन जो है वो आपका कितने टाइप का होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो है आपका अंतर विभाजन यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। एक तो है आपका इंटरनल डिवीजन और एक है सर बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। बाह्य विभाजन और दूसरा नाम यानी कि इंग्लिश में हम लोग उसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक। तो डिवीजन हमारे पास में कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि इस लाइन को आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड आप कितने टाइप से कर सकते हो, दो टाइप से कर सकते हो। पहला मैं आपको बताता हूँ अंतर विभाजन, या दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस लाइन को आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही है। इन दोनों बिंदुओं ए और बी जिनको मिलाने पर एक रेखाखंड बना था, उस रेखाखंड को, उस लाइन सेगमेंट को के ऊपर ही है, ठीक है। या फिर इन दोनों पॉइंट्स के, जिन पॉइंट्स को कंबाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ किया था, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही है। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही बीच में होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। चलिए ये पॉइंट हमने मान लिया P, तो एक पार्ट आपका हो गया AP और एक पार्ट आपका हो गया PB। तो AB जो था पूरा सेगमेंट था, पूरा लाइन सेगमेंट या पूरा रेखाखंड था आपका AB, उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो है आपका पार्ट AP और एक है आपका पार्ट PB। AP जो पार्ट है उसको मैंने कंसिडर कर लिया M1 और ये हो गया हमारे पास में M2, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको कहेंगे हम लोग कि P पॉइंट ने लाइन सेगमेंट AB को M1 M2 रेशियो में डिवाइड किया है। मतलब M1 M2 रेशियो का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है AP, ये PB के पार्ट में या PB के कंपैरिजन में कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इस बात को ये दिखाता है, ठीक है। तो AP जो पार्ट है उसको M1 कंसिडर कर लिया और PB जो है उसको हमने M2 कंसिडर कर लिया। तो अगर जो डिवीजन पॉइंट है, ये जो P है अब किसका काम करेगा, यहाँ पे डिवीजन पॉइंट का काम करेगा या विभाजन बिंदु का काम करेगा। डिवीजन पॉइंट यानी कि मैं इसको क्या कहूँगा, विभाजन बिंदु का काम ये करेगा, ठीक है। तो ये डिवीजन पॉइंट अगर लाइन, दोनों पॉइंट्स को जिनको मिलाने पर एक रेखाखंड बना था, एक लाइन सेगमेंट बना था, उन दोनों पॉइंटों के अगर बीच में है तो ये होता है आपका इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन, ठीक है। ओके सर, और दूसरा हम देखें, देखिए एक पॉइंट हो गया, एक दूसरा पॉइंट हो गया ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, ये आपका हो गया बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है सर। अब मैं इस लाइन को जो है डिवाइड करूं
और अब डिवाइड इस तरीके से करता हूं कि जो डिवीजन पॉइंट है, जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, वो पॉइंट मैंने इधर मान लिया है, उस पॉइंट को मैंने इधर मान लिया है। यानी कि इन दोनों पॉइंट जिनको मिलाने पर एक लाइन बन रही है ए और बी, इनके बीच में वो पॉइंट नहीं होता है। डिवीजन जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंटों को ए और बी के बीच में नहीं होता है, किसी भी एक पॉइंट के दूसरी तरफ होता है। वो बी के उधर भी हो सकता है और वो ए के इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिवीजन है ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है कि एक दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले रेखाखंड को या लाइन को जो पॉइंट डिवाइड करता है वो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में होगा। ठीक है, वो किसी पॉइंट के परे भी हो सकता है, वहाँ रहकर भी उसका डिवाइड कर सकता है। तो ए पी जो है ये आपका पार्ट हम कंसिडर कर लेते हैं M1। ठीक है, और B से जो P तक का डिस्टेंस है या पार्ट है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं M2। तो इस तरीके से P जो है ये आपका हो गया डिवीजन पॉइंट। इस केस में ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या कहलाता है? आपका एक्सटर्नल डिवीजन, यानी कि बाह्य विभाजन। तो आप समझिएगा इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस है। आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि इंटरनल डिवीजन में जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वो इन दोनों पॉइंटों को के बीच में होता है। ठीक, और एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर हमने देखा कि जिन दोनों पॉइंटों से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है जिसे हमें डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करने वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंटों के बीच में नहीं होता है, उससे परे होता है। किसी एक पॉइंट से क्या होता है? बिहाइंड होता है। तो बी से परे हो सकता था वो ए के इधर भी हो सकता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, लाइन पे तो होता है। इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि पी जो है मैंने यहाँ रख दिया और आप कहो कि इसको डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल नहीं, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो इसी लाइन पर ही रहेगा वो। तो लाइन पर तो यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है, लेकिन यहाँ तो दोनों किनारे वाले पॉइंटों के बीच में होता है और यहाँ किनारे वाले जो दो पॉइंट हैं इनके बीच में नहीं होता है। किसी एक पॉइंट के ए के लेफ्ट में होगा या बी के राइट में होगा। क्लियर है आपको? तो ये आपका हो गया डिवीजन। आगे हम लोग ड्राइव करते हैं इंटरनल डिवीजन का, कि इंटरनल डिवीजन में जो ये पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल डिवीजन में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अंतर विभाजन यानी कि इंटरनल फार्मूला किस तरीके, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। तो समझिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा उस फॉर्मूले को। तो देखिए मोस्टली क्लासों में ये जो है फॉर्मूला आपको कराया नहीं जाता है। मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको हर कोई भी प्रकार का जो अगर प्रॉब्लम रहती है तो वो आपकी क्लियर हो जाए। कोई भी प्रकार का डाउट रहता है तो क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमको पता रहना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए डिवीजन फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग आता है हमारे पास में। तो ये हमने कोई प्लेन कंसिडर कर लिया जिसका ये एक्स एक्सिस है, जानते हो आप एक्स अक्ष है, और ये जो है आपका ये वाई एक्सिस है यानी कि ये वाई अक्ष है। ठीक है सर, और ये हमारा जो हो गया एक्स और वाई एक्स के थ्रू जो प्लेन, ये जो आपका एरिया पार्ट के ये जो पार्ट है ये घेरा गया है, ये क्या होता है आपका प्लेन होता है या समतल होता है। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। बिल्कुल सर, इस एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या किया कि एक पॉइंट कंसिडर कर लिया ए, एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। ठीक है सर, और एक बिंदु मैंने यहाँ पर मान लिया है बी, एक बिंदु मैंने क्या मान लिया है, ये बी, और ये है हमारे पास में बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक में मानता हूँ x1, y1। समझिएगा आप, बिंदु ए के निर्देशांक मैंने क्या मान लिया x1, y1, और बिंदु बी के निर्देशांक मैंने मान लिए x2, y2। ठीक है सर, और दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। तो ये हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, जिसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। चलिए इसको डिवाइड करना है और इंटरनल डिवाइड करना है। और जब इंटरनल डिवीजन मैंने आपको अभी बताया
कि दोनों पॉइंट जिनसे मिलने वाली लाइन को हमें डिवाइड करना है, उनके बीच में अगर डिवीजन पॉइंट होता है तो वो होता है आपका इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन। तो यहाँ मैंने वो पॉइंट कंसिडर कर लिया P, जो क्या है आपका डिवीजन पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये आपका इस लाइन को, AB लाइन को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है, M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। चलिए सर बहुत अच्छा। और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैंने कंसिडर कर लिया x, y। ठीक है सर। चलिए अब मैंने क्या किया, देखिए यहां से इस पॉइंट से और सामने इधर x एक्सिस पर लंब डाला, और x एक्सिस पर यहां पर अगर मैं लंब डालूंगा, आप चाहो तो देखिए ये रामायण जो है वो लिख सकते हो, जो हमने माना यानी कि लेट्स कंसिडर पॉइंट A एंड B whose coordinates are respectively x1, y1 and x2, y2। A और B जो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हैं, इनसे बनने वाले रेखाखंड को या इनको मिलाने पर बने रेखाखंड को एक बिंदु P अंतर विभाजन करता है M1:M2 में। ठीक है, जिसके निर्देशांक जो बिंदु जो P है इसके निर्देशांक क्या है x, y, यानी कि डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके x, y। ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे, A से मैंने सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। ठीक है सर। x अक्ष पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या लंब डालते हैं तो ये डिस्टेंस जो होता है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सर इसके y कोऑर्डिनेट को। किसको डिनोट करता है, इसके। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिया L। ठीक है सर। तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, AL। और ये जो है आपका, ये आप जानते हो कि ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। चलिए बहुत अच्छा। तो ये हमारे पास में आ गया AL। ठीक है सर। OL की बात करूं तो OL कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A का, कहाँ से, y एक्सिस से। y एक्सिस से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है सर, उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो OL की बात करूं मैं तो OL कितना हो जाएगा, x1। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि OL कितना है आपके पास में, x1 है। और AL कितना है, तो AL है आपके पास में कितना, y1 है। ठीक है सर। ऐसे ही मैंने P पॉइंट से क्या किया, P पॉइंट से सामने जो x एक्सिस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि उसके ऊपर लंब डाल दिया। यहाँ पर मैंने लंब डाल दिया, ये L मान लिया, तो इसको मैं मान लेता हूँ LM, इसको M मान लिया। ठीक है सर। अब इस P पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया सर, PM हो गया। तो PM क्या होगा, तो PM होगा इसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि PM है आपके पास में कितना, y। आप चाहो तो ये लिख सकते हो PM हमारे पास में कितना है, y है। अच्छा, और P का x एक्सिस से डिस्टेंस की अगर बात करूं, ये सॉरी y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूं, P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा सर, MO के। तो MO यानी कि P पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको डिनोट करता है, x कोऑर्डिनेट को। और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है सर, नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे मैंने क्या किया, इसी प्रकार जैसे P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A से किया, सेम इसी टाइप से मैंने B से भी क्या किया है, x एक्सिस पर लंब डाल दिया, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और इसी प्रकार इसी का भी लिखूंगा तो B, और नाम दे दिया देखिए मैंने इसको N। तो BN क्या होगा सर, BN है इसका y कोऑर्डिनेट, वो कितना है, y2। अच्छा, और B का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, वो कितना है, x2। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, NO के। NO या मैं ON कहूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, x2 के। तो ये हमारे को लंब डालने पर डिस्टेंस मिल गई। ठीक है सर। अब क्या करते हैं, देखिए मैंने बिंदु A से और जो भुजा है आपका PM के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। अब ध्यान से समझना मैं क्या क्या करते जा रहा हूँ कि बिंदु A से मैंने PM पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया है। चलिए ये मैंने 90 डिग्री एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और नाम दे दिया मैंने इसको क्या, Q। तो ये हमारे पास में AQP एक समकोण त्रिभुज मिल गया। बिल्कुल सर। और सेम इसी टाइप से मैंने क्या किया, इसी टाइप से मैंने P से और BN जो लाइन है, BN लाइन पर भी क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लंब डाल दिया, और नाम दे दिया मैंने इसको R। तो इस तरीके से हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, दो ट्रायंगल्स हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है कि सर यहाँ पर हमें मिल रहा है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल AQP।
वह त्रिभुज PRB ये आपको प्राप्त होते हैं। PRB ये आपको ट्रायंगल प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर आप इनको देखो तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बिल्कुल सर, यानी कि और एक ही लाइन पर है, जो आपका AB है इसी पर आपका AP और PB है। AQ आपका परपेंडिकुलर है किस पर, PM पर, और वैसे ही आपका PR जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BN पर, और PM और BN ये क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AQP और त्रिभुज PRB जो है ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ध्यान से समझना, ये कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलियर ट्रायंगल है। सिमिलियर ट्रायंगल्स आपको मिल गए, और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आपको मालूम है, या समरूप त्रिभुजों के लिए मालूम है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो आप क्या लिख दोगे इससे, चूंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है तो हमने लिख दिया ट्रायंगल AQP और ट्रायंगल PRB क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। तो देखिए AQ डिवाइड बाई PR, AQ का PR के साथ में रेशियो ये इक्वल होगा किसके, QP और RB, या मैं कहूँ जैसे PQ अपॉन में BR इसके इक्वल रहेगा, और AP जो है AP ये आपका इक्वल होगा किसके, PB के। AP जो है इसका रेशियो किसके साथ, PB के साथ, तो ये आपके इक्वल होंगे। तो ये हमने किससे लिख दिया, ये हमने लिख दिया सिमिलर ट्रायंगल या समरूप त्रिभुज की थ्योरम से हमने लिख दिया कि समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है, संगत भुजाओं का रेशियो, या मैं कहूँ कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए AQ अपॉन में PR, PQ अपॉन में BR, AP अपॉन में PB। तो AQ और PR की वैल्यू ढूंढिए आप, AQ और PR। AQ कहाँ है, इसको चलिए मैंने समीकरण नंबर डाल देता हूँ, फिर इसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो पहले हमको वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। AQ ढूंढिए आप, AQ कहाँ है सर, ये रहा, ये है आपका AQ, और AQ किसके बराबर होगा, ML के बराबर होगा। मैं यहाँ बात करता हूँ, देखिए AQ ये बराबर है किसके, ML के। ध्यान से सुनिए, AQ ये बराबर है ML या LM, मैं इसको बोल सकता था LM या ML, बात तो एक ही है, हाँ LM मैंने लिख दिया। AQ बराबर है किसके, ML के। अब ML का वैल्यू आपको पता है क्या सर, नहीं पता, तो क्या करें, तो करें ये कि हमें OM पता है, बिल्कुल सर, और OL पता है, बिल्कुल, तो क्यों ना OM में से OL को घटा देते हैं, कौन मिल जाएगा, ML मिल जाएगा, या LM मिल जाएगा, या AQ मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया कि OM में से OL को माइनस कर देते हैं, और OM कितना है, तो OM अगर आप देखोगे तो OM तो हमने निकाल रखा था सर, MO या OM कितना है, X है, ये कितना है, X है, माइनस OL कितना है, तो OL हमारा निकला हुआ है कितना, X1। तो ये हमारे पास में मिल गया कौन, AQ। ठीक है सर, आगे बात करें PR कितना आएगा, PR, तो PR ढूंढिए, देखिए PR, तो इसी प्रकार से PR किसके बराबर होगा सर, MN के बराबर होगा। PR किसके बराबर होगा, MN के बराबर होगा। और फिर से आप वही काम करोगे कि MN को क्या लिख दोगे सर, ON माइनस का OM, ON माइनस का OM इसको लिख दोगे। ठीक है सर, तो यहां से ON कितना है, ON की अगर आप बात करोगे तो ON या ON कितना है आपका, ये X2 है, ये कितना है, X2, माइनस OM कितना है, तो MO या OM है आपका X, ये हमारे पास में मिल गया PR। बहुत अच्छे सर, आगे PQ,
पी क्यू की अगर बात करता हूँ तो पी क्यू क्या होगा, तो ये है आपका पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है पी क्यू। अच्छा पी क्यू अपने को पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता सर, तो क्यों ना हम एक काम करें, पी क्यू को लिख देता हूँ मैं पी एम माइनस क्यू एम। क्या लिख दिया, पी एम माइनस का पी एम में से मुझे घटाना पड़ेगा किसको, क्यू एम को, पी एम में से क्यू एम हमने माइनस कर दिया। ठीक सर, अब पी एम कितना है, पी एम, तो पी एम कितना है, वाई है, पी एम हमारे पास वाई हो गया, माइनस क्यू एम कितना है, क्यू एम किसके बराबर है आपका, ए एल के बराबर है, क्यू एम किसके बराबर है आपका, ए एल के, क्यू एम बराबर ए एल है, तो ए एल कितना है आपका, वाई वन है, तो क्यू एम भी कितना होगा, वाई वन होगा, तो क्यू एम आपका हो गया वाई वन। ठीक है सर, अब कौन बचा आपका, अब है सर बी आर। तो इसी टाइप से अगर मैं बी आर निकालूंगा तो देखिए बी आर क्या है, बी आर को क्या लिख दूंगा, बी एन माइनस का आर एन, बी एन माइनस का आर एन। चलिए बहुत अच्छा, तो बी एन कितना है सर, बी एन है हमारे पास में कितना सर, बी एन है हमारे पास में वाई टू माइनस, और आर एन कितना है, आर एन सर, आर एन तो बराबर है पी एम के, आर एन बराबर है किसके, पी एम के, और पी एम है वाई, तो आर एन भी क्या होगा, वाई, तो ये हमने लिख दिया आर एन की जगह कौन, वाई। तो ये हमारे पास में दो साइड्स और आ गई, तो इस तरीके से हमें चार साइड तो मिल गई। और बाकी दो की और बात करूं, बाकी दो क्या है, ए पी, तो ए पी की अगर बात करूं तो ए पी आप देखोगे, ए पी इस पार्ट को हमने क्या माना है, M1, इस पार्ट को क्या माना है, M1, और PB की अगर बात करूं तो वो कितना माना है हमने, PB कितना माना है, PB को माना गया है आपका M2। तो ये तो हम डायग्राम में से भी लिख सकते हैं। चलिए ये आपको वैल्यू मिल गई, इनको हम पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 1 में। ये वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से या इक्वेशन 1 में ए क्यू का वैल्यू कितना है, तो ए क्यू का वैल्यू है आपके पास में x माइनस एक्स वन अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है, x2 माइनस का x, ओके, इक्वल पी क्यू कितना है आपका, y माइनस का y1 अपॉन में बी आर कितना है सर, y2 माइनस का y। अच्छा AP कितना है, तो AP है आपका M1, और PB कितना है, PB है हमारे पास में M2। अब यहाँ से सर x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है हमारा उद्देश्य क्या है, या हमारा M क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड स्टेप। फर्स्ट और थर्ड को अगर आप इक्वल करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप इक्वल कर दोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x की, और जब आप सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दोगे तो उसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी y की। तो ये हम लोग निकालेंगे, उससे पहले आप ये छापिए ताकि मैं बोर्ड साफ करूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। देखिए अब अगर मैं इक्वल करता हूं, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दीजिए। फर्स्ट है आपका x माइनस का x1 अपॉन में x2 माइनस का x इक्वल टू m1 अपॉन में क्या है, m2। फर्स्ट और थर्ड को हमने इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m1 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सर m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब जिनके पास x वाली टर्म है इनको वन साइड कर देता हूं, तो इधर m1 x2 है, इसके पास उठा के लेकर के आया m2 x1 को, तो इधर हो जाएगा ये आकर के प्लस का m2 x1 इक्वल टू, इधर कौन है पहले से, इधर है सर m2 x, उसके पास किसको लेके जाऊंगा, m1 x, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x। तो यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 यही चल रहा है, बिल्कुल इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका m1 प्लस m2। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों ही प्लस के ही है। अब यहाँ से निकालना है हमें x,
तो इधर है आपका m1x2 प्लस m2x1 और इसमें डिवाइड कर दोगे आप किसका, m1 प्लस m2 का, उधर कौन बचेगा, x बचेगा। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ आप निकाल सकते हो x कोऑर्डिनेट। और ऐसे मैंने कहा कि जब आप सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वो भी निकाल देता हूँ। y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस का y इक्वल टू है आपका किसके, m1 अपॉन में m2 के। वही काम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या आएगा, देखिए m2 को y से कर दिया तो ये हो गया हमारे पास में m2y माइनस m2 को y1 से कर दिया तो m2y1 हो गया। m1 को किया m1y2 माइनस m1y। अब y वाली टर्म्स को एक साइड ले लो, तो इधर है आपका पहले से ही है m2y, इसके पास उठा के इसको ले आया और ये हो गया इधर आकर के m1y प्लस का इक्वल टू, इधर पहले से कौन है, m1y2 है, उसके पास इसको ले जाऊंगा, माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया कितना, m2y1। इधर से y कॉमन आ जाएगा, आगे पीछे लिखने से मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m2 प्लस m1 लिख लो या m1 प्लस m2 लिख लो। इधर से m1y2 प्लस m2y1। अब यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है सर। तो देखिए x निकालना, सॉरी y निकालना है, y निकालना है भाई, x तो निकाल चुके हैं, y निकालना है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तो किस तरीके से जो आपका डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए जाते हैं कि दो पॉइंट होते हैं, a b मान लेते हैं, a के कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, b के मान लिए x2, y2। इधर डिवीजन, इंटरनल डिवीजन हो रहा है m1 रेशियो m2 में, तो p के कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो वो कैसे निकाले जाते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। और y कैसे निकाला जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस बीच में प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो देखिएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और कल मुलाकात होगी हमारी किसके साथ, भाई ये विभाजन के साथ में, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूले के साथ।